बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हम सब हमारे ख़ानदानी घर में रहते थे, जहाँ मेरा भाई, मेरी दादी, मेरी अम्मी और अब्बू रहते थे। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। मेरे अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि उनको बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन मेरी अम्मी को मेरे बाबा से कोई लगाव नहीं था। वो रात होती थी तो मेरे बाबा से भागने लगती थी। उनके कमरे में जाने से इनकारी हो जाती थी। कभी कहती थी कि मुझे बहुत सारा काम है और धुले हुए कपड़ों को फिर से धोना शुरू कर देती। कभी कहती कि कपड़े इस्त्री करने हैं और 4 घंटे तक कपड़े इस्त्री करती रहती थी। मेरे बाल पकड़कर बैठ जाती थी कि मैं तो इसके बाल बना रही हूँ। इस तरह वो आधी रात ज़ाया कर देती थी। और फिर उसके बाद तो हद ही हो गई। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे बाप की दूसरी शादी करवाऊंगी। और एक दिन मैंने उनको मोहल्ले की एक औरत से ये बात करते हुए भी सुन लिया और मैं सोचने लगी कि शायद मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। उनके घर में जो भी औरत आती तो कहती कि मेरे शौहर से शादी करोगी, जबकि वालिद साहब में कोई कमी नहीं थी। देखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगते थे, उनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और मेरी माँ से कम उम्र भी थे। और सबसे बड़ी बात कि उनकी पसंद की शादी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पहले पहले हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती है, लेकिन ये मजाक तो शिद्दत इख्तियार कर गया जब वो एक दिन हमारे घर में आई मेहमान के साथ एक आई हुई औरत से ये कहने लगी कि तुम मेरे शौहर से शादी करोगी। जब उसने कहा कि मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, तो अम्मी ने उसे फौरन शादी की पेशकश कर दी। अम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने ये बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर सास जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों करोगी अपने शौहर की दूसरी शादी, क्या उसके साथ खुश नहीं हो? तो कहने लगी, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, इन्होंने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतने कसीदे पढ़ रही हो अपने शौहर के, तो फिर इसके लिए लड़की क्यों तलाश कर रही हो? तो कहने लगी कि ये मेरी मर्जी है, मैं चाहती हूँ और मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं ये करवा कर ही रहूंगी। उस दिन तो अम्मी अब्बू की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? अगर तुम्हें कोई मसला है तो बता दो, मैं वो मसला हल करूंगा। यूँ तो तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो, उनको दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अम्मी ने ये बात सुनकर बोली, तुम तो खुशी हो गए, तुम्हारे तो मजे लगे हुए हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चा पैदा करवाता हूँ, खानदान से अलग तो मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है तुम्हारी जिंदगी, क्या मसला है? और अगर तुम्हें मसला है तो अपना मसला हल करो, मेरी क्यों शादी करवाना चाहती हो? आज तो बाबा गुस्से ही हो गए, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी कर दी थी। लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, मेरी शादी करवाना चाहती हो। पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शौहर कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो? मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह करता है मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत से तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो मसला यही है कि लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, जो मुझे करना है मैं करके ही दम लूंगी। बाबा ने कहा कि बेटी 15 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। तो अम्मी ने कहा कि पहले तुम्हारी शादी करूंगी तो जिंदगी में सुकून आएगा, मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा, इसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूंगी।
امی رات کو میرے کمرے میں سو جاتی تھی اور صبح صبح اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ اگر کبھی کبھی وہ جا کر بابا کے کمرے میں سو بھی جاتی تو صبح اٹھ کر رو رہی ہوتی تھی۔ وہ دن بھر روتی رہتی تھی لیکن کسی کو بھی وجہ نہیں بتاتی تھی۔ اور امی نے بالآخر میرے والد صاحب کی شادی کروا ہی دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا، کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی، ان کی کوئی دوست تھی۔ وہ عورت اچھی تھی، اس کی عمر بھی میری امی جتنی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو پناہ مل رہی ہو کیونکہ اچھے خاندان سے تھی۔ اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور امی کی محبت کی وجہ سے اس محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پر امی نے ضد کی، بھوک ہڑتال کی اور بابا پر امی نے ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات اور امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا۔ بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ جانا ہے تو جاؤ لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات تو باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے بابا اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی، سوچا کہ دل ہی دل میں پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھیں کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں بلکہ ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ آف کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے یہ بستر پھولوں کا بنا ہو۔ بستر پر آ کر ایسے لیٹی تھی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئے گی۔ آنکھیں بند کر کے سو گئیں، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تو واقعی یہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ایک تو تم اپنے شوہر کی شادی کروائی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہوں۔ شاید تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اس کے بارے میں کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی گھر میں اگر مسئلہ ہو اور اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے ہیں، نہ ہی ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگا ہے۔ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے بھی تو سب پتا ہے، لیکن اب جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول نہ خراب ہو۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کھو۔ یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو ان سے گھر کے بھی کام کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک، نہیں تو وہ بیٹھی رہتی۔ ایک دن اس سے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھو اور میں نے تم سے اور کوئی کام کروانا بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلایا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہاسپٹل لے کر گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اسی لیے بے ہوش ہوئی ہیں، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ آج کی رات ابو امی کے کمرے میں تھے اور امی بے ہوش ہو گئیں۔ لیکن جب بھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کے سوتے تو یا تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بابا کی غلطی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہے، مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کرتا، تو ایسی کون سی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟
दूसरी शादी किसी मर्द की क्यों करवाई जाती है? किसी मर्द की पहली शादी क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उसे शादी का शौक चढ़ा होता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई हो। बाबा में ऐसी कौन सी गलत बात थी, ऐसा कौन सा मसला था जिसका इलाज अम्मी ने शादी को ही समझा? अम्मी अब्बू मैं ये एक दूसरे के साथ रहते थे, खाने की बात होती, घर की कोई चीज़ लाने की बात होती, यहाँ तक कि जैसे अब्बू अम्मी पहले सौदा लेने जाते थे तो वो भी साथ ही गए, शाम की चाय भी सारे साथ ही पीते थे। लेकिन जैसे ही बात कमरे में जाने की आती थी, अम्मी फौरन ही हत्थे से उखड़ जाती और कहती तुम्हारी शादी किसने करवाई है? अगर तुमने यही करना था, जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत में भी ज्यादा होता है और अकल में भी हो सकता है। मेरे बाबा ही कोई चक्कर चला रहे थे और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था। लेकिन सबके सामने मेरी माँ बुरी बन गई। मेरी माँ को माशरे वाले बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। खानदान के मर्द कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी करवाए। और औरतें कह रही थी कि इस औरत का तो दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है। कल को यही औरत जिसको लाई है उसको घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी, फिर इसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन अपनी सौतेली माँ की बातें सुन ली जो मेरी अम्मी से कह रही थी कि आपके शौहर मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तरफ देखते नहीं, अगर हम साथ भी बैठे होते हैं तो आपकी बातें करते हैं। आप उनसे किस तरह मिली थी? आप लोग एक कॉलेज में पढ़ते थे। ये किस्सा मुझे 1000 दफ़ा सुना चुके हैं। आखिर उनसे शादी क्यों की है? वो मेरे शौहर हैं, मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है कि आप भी उनकी बीवी हैं जिस तरह मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन जब मेरे पास बैठे हैं तो तारीफें आपकी करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास बैठकर मेरी बात करें तो जाहिर है आपको ये बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरी अम्मी उसको 2-4 बातें सुनाएंगी कि अभी तो आई हो और आते ही तुम्हें तुम्हारे हक चाहिए, और ज़रा सी अगर उसने कोई बात कर दी है तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? आखिर मैं भी तो उनकी बीवी हूँ। लेकिन मेरी माँ तो उसका साथ दे रही थी। बात तो गलत की है उसने, मैं बात करूँगी उनसे, तुम फिक्र मत करो, बस अभी भी शादी हुई है ना। वो असल में शादी नहीं करना चाहते थे। उसने पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, तो अम्मी ने जिस बात पर गुस्सा करना चाहिए था उस पर उन्होंने गुस्सा ना किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर कहने लगी कि बस नहीं करना चाहते थे, अब तुम्हें क्या हर बात बताऊं? वो पूछने लगी कि अपने शौहर की शादी क्यों करवाई आपने, क्या आपके शौहर में कोई मसला था? अम्मी इस बात पर भी गुस्सा हो गई, कहने लगी कि कोई मसला नहीं था, तुम्हारी आंखें हैं, तुम खुद देख लो, क्या मसला है? कोई मसला नहीं, अच्छा भला इंसान है। लेकिन उसने अम्मी को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि अगर अच्छा इंसान है तो फिर आपने उसकी शादी क्यों करवाई है। एक दिन अम्मी फिर बेहोश हो गई क्योंकि अब्बू उनके कमरे में गए थे। अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए उनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, सुबह तक फ्री हो जाएंगी तो वापस भेज देंगे। रात में उनके पास गई और मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बात है, अब तो मुझे बता दें कि ये सब क्या हो रहा है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जैसे ही बाबा आपके कमरे में आते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो कमरे में नहीं होते तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, पुरसुकून होकर सो जाती हैं। मुझे बताएं क्या बात है। मेरी माँ ने कहा कि हर बात बताने की नहीं होती है। मैंने कहा कि अगर बाबा आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको ये बात सारे खानदान को बताकर उनकी क्लास लगानी चाहिए थी। आपने एक औरत की शादी करवा दी। मेरी माँ ने कहा कि एक औरत की शादी करवा दी, लेकिन वो औरत तो कभी अपने कमरे में मैंने अपनी माँ को कहा कि आपने उनकी शादी करवा दी, लेकिन वो औरत तो कभी अपने कमरे से बेहोश होकर नहीं निकली है। लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आती। इनका मतलब ये है कि उन्होंने किसी और पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन उन पर कोई जुल्म हो रहा था, क्योंकि तबीयत उनकी खराब नहीं होती तब होती है जब बाबा उनके कमरे में चले जाते थे। उनके साथ कुछ गलत होता था। मैं सोचने लगी कि वाकई अम्मी के साथ सब हो रहा है, लेकिन दूसरी औरत तो बहुत खुश है, उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात एक और अजीब काम हो गया, और वो ये कि मेरी सौतेली माँ अपने कमरे से चीखें मारती हुई बाहर निकल आई थी और बाहर हॉल में बैठी थी। मैं भी जाग गई हूँ, मेरा भाई भी। उनसे मुझसे पूछने लगी कि क्या बात हुई है, क्या हो गया है तुम्हें, कुछ तो बता लो। कुछ तो बता नहीं रही थी। कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे भाई ने कहा कि आपको इस टाइम घर कैसे भेज सकते हैं, तो वो कहने लगी मोटरसाइकिल निकालो और मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। अम्मी चुपचाप एक साइड पर खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने कहा कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मेरे भाई के पाँव पकड़ लिए कि मुझे घर छोड़ दो। भाई क्या करता, वो मोटरसाइकिल पर सौतेली माँ को लेकर घर छोड़ आया। मेरे लिए ये मौका अच्छा था, मुझे जानकर ही रहना था कि आखिर बात क्या है। मेरी माँ ने मेरे बाप की दूसरी शादी करवा दी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था।
मर्द दूसरी शादी करे तो समझ में आता है, और औरत दूसरी शादी कब तक नहीं कर सकती जब तक उसका पहला शौहर जिंदा है। लेकिन एक औरत ऐसा क्यों करेगी? रात होने से पहले मैंने सारे घर की बिजली खराब कर दी और सबको यकीन दिला दिया कि लाइट खराब है, पूरी रात वापस नहीं आएगी। मैं अपनी अम्मी के कमरे में कपड़े पहनकर उनके कमरे में चली गई। कमरे में पहले से ही अंधेरा था। बाबा ने आओ देखा ना ताओ मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि उनको पता चल गया है कि मैंने ये हरकत की है, लेकिन उनको पता नहीं चला क्योंकि वो मुझे अपनी बीवी के नाम से पुकार रहे थे। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मैं चीखती चिल्लाती बेहोश हो गई। मैंने बाहर आकर ये मंजर सबको बता दिया। मेरा थोड़ा बहुत इलाज करवाया था। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और हम सब अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो थे। जब तक भाई वापस नहीं आया तब तक मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन भाई वापस आ गया था। मैं अपनी अम्मी के पास गई और कहा कि अब तो बता दें कि क्या बात है, लेकिन अम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। बाबा बाहर आए और कहने लगे क्या हो गया है, आधी रात को क्यों अदालत लगा कर बैठे हो? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने अम्मी को अपने पास बिठा लिया और कहा कि आज तो आप हमें सारी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू थे और तब उन्होंने बताया कि हमारे कदमों से जमीन ही निकाल दी। तुम्हारे बाबा को एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के बाद उनके अंदर किसी और की शख्सियत आ जाती है और वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा नहीं होता। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं होता था और पहली दफा जब ऐसा हुआ था तब हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। फिर उसके बाद कभी 1 महीना कभी 2 महीने के बाद ऐसा होता था। वो पर्सनालिटी एक अजीब तरह के इंसान की है जो मुझ पर हाथ उठाता है और बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया, लेकिन हमारे खानदान में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। मैंने अपने शौहर के कानों तक ये बात नहीं पहुंचने दी कि कहीं वो खुद को पागल ना समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझ पर जुल्म करता है वो मेरा शौहर नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर ये रोज रोज ही होने लगा और मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं खुद गर्ज हो गई और सोचा कि इनकी शादी किसी और के साथ करवा दूं, क्योंकि ये रात को मेरे कमरे में ही सोया करते थे। ऐसा करने से ये रात मेरे कमरे में नहीं सोएंगे, क्योंकि वो शख्सियत आज तक सिर्फ रात में ही आती है। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ही आम है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको पागलपन नहीं कहते। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप खुद को पागल समझे, इसलिए ये बात उनको नहीं बताई। उनको दवाइयाँ भी लाकर देती रहती हूँ, चोरी चोरी दवाइयाँ खिलाती रहती थी, तो कुछ अरसे तक तो ठीक रहते थे, लेकिन आजकल तो दवाई असर नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं सबसे थक गई थी। उसकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन लगता है कि आज उसके साथ भी यही हुआ है और अब मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी भी जिंदगी बर्बाद की है। उस लड़की का क्या कसूर है, समझ नहीं आती कि क्या करूँ। हम अम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, आप जो कर सकती थी आपने वो किया, ये सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, नहीं तो सारे खानदान में हमारे बाप ने पागल मशहूर हो जाना था कि सामने का मंजर देखकर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था और उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी माँ के पास आए और उनसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और तुम भी ये सब बर्दाश्त करती रही और मुझे नहीं बताया। मैं अपना इलाज करवाऊंगा, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहता, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कि मेरी अम्मी ने कहा आपने उसे छोड़ना नहीं है बल्कि उसे भी अपने साथ ही रखना है। वो लड़की खुद ही मेरे बाबा के साथ रहने से इनकारी हो गई, वापस आने से भी इनकार कर दिया और खुला का मुतालबा कर दिया। अब जब वो खुद ही खुला मांग रही थी तो हम क्या कर सकते थे। बाबा ने खुला दे दिया और अपना इलाज करवाया। अब बाबा बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मेरे साथ कोई मसला है, इसलिए वो खुद भी एहतियात करते थे। हमारे घर के हालात फिर से पहले जैसे हो गए और मेरे नज़दीक सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पैमान।